डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर को एक महीने में तीसरी बड़ी सड़क परियोजना की सौगात। सीएम योगी ने किया 70 करोड़ के ग्रीन सिटी माधोपुर बांध सड़क का लोकार्पण। सीएम योगी ने कहा, अब खत्म होगी जाम और जलभराव की समस्या, बेहतर कनेक्टिविटी से होगा गोरखपुर का तेज विकास। अयोध्या दौरे पर पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दिया बड़ा बवाल। कहा, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि खाली कराई जाए। संजय निषाद की अपील, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए यदुवंशी आगे आए। संजय निषाद ने मथुरा में 6 दिसंबर की कार सेवा का किया समर्थन। बीजेपी का मिशन 2027 में 4 मंडलों के लिए मास्टर प्लान। सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ मंडल पर विशेष ध्यान। कमजोर क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस कर रही बीजेपी। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर शहर में मंगलवार को विकास की एक नई इबारत लिखी गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई ग्रीन सिटी माधोपुर बांध सड़क का भव्य लोकार्पण किया। 1 महीने के भीतर सड़क परिवहन से जुड़ी ये तीसरी बड़ी परियोजना है जिसे जनता को समर्पित किया गया है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि बदलता हुआ गोरखपुर अब धरातल पर साफ दिख रहा है और क्षेत्र का लगातार कायाकल्प हो रहा है। लोकार्पण करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई बनी सड़क पर पैदल चलकर उसकी गुणवत्ता का जायजा भी लिया। यहां तक कि ये परियोजना न केवल स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी बल्कि शहर की बुनियादी ढांचागत स्थिति को भी एक नई मजबूती प्रदान करेगी। सीएम ने ग्रीन सिटी माधोपुर बांध तक नवनिर्मित सड़क का महत्व बताते हुए कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, यहां तक कि महाराजगंज, बलरामपुर आदि स्थानों पर आने जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। राजघाट से होते हुए हाबर्ट, बंधा, माधोपुर तटबंध 4 लेन को हो रहा है। यहां तक कि डोमिनगढ़ में फ्लाईओवर भी बनेगा। लोग यहां से होते हुए डोमिनगढ़ 4 लेन बाईपास पकड़कर कालेसर जाकर लखनऊ मार्ग पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही नेपाल सोनोली की तरफ जाना हो तो महेसरा होकर जाने की सुविधा मिल जाएगी। ये बात खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस मार्ग के पूरा होने के उपलक्ष्य में और आपके आवागमन को अब आसानी होगी इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी झारखंड में छात्रों पर हो रही कार्रवाई और लाठीचार्ज पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है वो राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने इस बात को लेकर दावा किया, यानी कहा कि झारखंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के रास्ते में कटीले तार और बाड़ इस तरह लगाई गई जैसे वे आतंकवादी हों। पाठक ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को जंतर मंतर के छात्रों की आवाज तो सुनाई देती है लेकिन झारखंड के छात्रों की पीड़ा नहीं दिखाई देती और ना ही सुनाई देती। वे केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अराजकता के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। साथ ही राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि जवाब सुनते समय भागना मत और यदि उनमें हिम्मत है तो वे गृह मंत्री की पूरी बात सुने। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि उम्र बढ़ती है तो ऐसा बोला जाता है। इस्तेमाल किया, टीयर गैस छोड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े। आप भी जंग से व्यवहार कर रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर क्या हुआ? भयंकर लाठीचार्ज हुआ है। हमारे सैकड़ों छात्रों के हाथ पैरों में, पीठ पर आज भी लाठियों के निशान है। राहुल गांधी जी, क्या आपको छात्रों की इस दुर्दशा को देखकर जरा भी शर्म नहीं?
आप एक तरफ जंतर मंतर की तो बात करते हैं, लेकिन झारखंड में जहां आपकी सरकार है, आप गठबंधन सरकार में शामिल हैं, एक बार आपके मुंह से नहीं निकला कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए छात्रों के समर्थन में? और झारखंड के अंदर छात्रों के हितों के साथ हेरा फेरी नहीं, पूरी लूट हुई है। एक एक परिवार के दर्जनों लोगों को सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर लिया गया है और पूरा देश जानना चाहता है राहुल गांधी जी कि आप झारखंड में छात्रों के साथ किस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं और आपका स्टैंडर्ड है क्या? एक तरफ तो आप चाहते हैं कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जाकर के धरना भी देंगे और झारखंड जाना नहीं चाहते, रांची जाना नहीं चाहते। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संतों की ओर से 6 दिसंबर को प्रस्तावित कार सेवा के ऐलान पर उन्होंने खुलकर समर्थन जताया। संजय निषाद ने कहा, यदुवंशियों को आगे आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि को खाली कराया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, उन जगहों को भी खाली कराया जाना चाहिए। संजय निषाद ने अयोध्या का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि शरीयत में लिखा है कि जहां विवाद होता है वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती। साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संजय निषाद ने कहा कि अयोध्या की कई विधानसभा सीटों पर निषाद पार्टी का मजबूत वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो निषाद पार्टी की सदस्यता ले, पार्टी उसे टिकट देगी। हालांकि अयोध्या विधानसभा सीट पर गठबंधन में निषाद पार्टी को टिकट मिलने के सवाल पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय स्थिति साफ हो जाएगी। समझौताओं का है, अगर मुगलों ने तोड़ा है, अंग्रेजों ने तोड़ा है, तो भारत के लोगों की विरासत है, वो भारतीयों को मिलना चाहिए। वो लोकतांत्रिक ढंग से बिना आवाज उठाए कुछ नहीं मिलता। हम कह रहे हैं कि वो मथुरा यदुवंशियों की है, हम तो चाहता है यदुवंशी तरीका। हम निषाद राज के किले की लड़ाई लड़ रहे हैं, किले पर भी मस्जिद बनी हुई है। अगर हमारे सीने मस्जिद बनी है, मैं भी लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ा। यदुवंशियों की भी लड़ाई लड़नी चाहिए कि कृष्ण की जन्मभूमि को वापस कर दिया जाए पंचायत करके। जिस तरीके से यहाँ मस्जिद हटा दी गई, मंदिर बन रहा, वहाँ भी कृष्ण का मंदिर बना और मस्जिद कहीं बनाई जा सकती है और शालीनता से होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, शरीयत में लिखा हुआ है कि क्या कहते, विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2027 के लिए नई रणनीति पर काम शुरू किया है। पार्टी साल 2022 में 18 जिलों में मिली हार और साल 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद सावधान है और यही कारण है कि बीजेपी सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ मंडल पर विशेष ध्यान दे रही है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में 18 जिलों में मिली हार और साल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी कमजोर क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ मंडल पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में केंद्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं का प्रवास बढ़ाया जाएगा। हारे हुए क्षेत्रों में मंत्रियों और संगठनात्मक नेताओं को तैनात करने की तैयारी चल रही है। कमजोर जिलों में संगठन को मजबूत करने, स्थानीय मुद्दों पर काम करने और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी हारे हुए क्षेत्रों में वोटरों के मनोविज्ञान की समझने और कमल खिलाने का विस्तृत रोडमैप तैयार कर रही है। प्रशिक्षण शिविरों में तेज-तर्रार वक्ताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साल 2017 और 2022 के बाद साल 2027 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने चाहती है। फैक्ट्री और यहां तक कि इसके लिए अभी भी अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन 12 महीने जनता के बीच रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन मूल मंत्र को लेकर काम करता है। ऐसे में चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बस थोड़ा एक्टिव होती है और चुनाव में जुट जाती है। आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है, सभी सीटों पर तैयार है। पिछली सीटों से नई ज़्यादा सीटें लेकर
पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी का जो है वो बिल्कुल 100% खरा उतरने वाला है। उत्तर प्रदेश में लगातार कमजोर होते संगठन और चुनावी प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अब मिशन 2027 की तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और लंबे समय से पार्टी से जुड़े जमीनी कार्यकर्ताओं को दोबारा सक्रिय करना है। इसी अभियान के तहत आज कानपुर के तिलक हॉल में कांग्रेस की प्रेस वार्ता हुई। राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद रघु शर्मा ने अभियान की रूपरेखा सामने रखी। रघु शर्मा ने कानपुर की सभी 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। ये विधानसभा वार्ड क्षेत्रों में पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। कांग्रेस का फोकस अब सिर्फ बड़े नेताओं और चुनावी मंचों तक सीमित रहने के बजाय संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर भी है। यहां तक कि कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, संगठन की कमियों की पहचान और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ साथ बूथ स्तर पर पार्टी की मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। दरअसल पिछले विधानसभा की बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। ऐसे में साल 2027 के चुनाव से पहले पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को दोबारा खड़ा करने और कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करने की है। संगठन सृजन अभियान को कांग्रेस इसी दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देख रही है। कि हमारा अधिवेशन हुआ था गुजरात के अंदर अहमदाबाद में। उस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि आने वाले समय में संगठन सृजन का अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा और उसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हम अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में भेजेंगे। वो वहाँ जाके मैंने बताया कि सब लोगों से बात करेंगे, कम से कम 7 दिन रुकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन, जितना आपका एरिया है, कार्य क्षेत्र बड़ा है। कई ज़िलों में 2 विधानसभा क्षेत्र है, कई ज़िलों में 10 है, कई में 10 से ज़्यादा भी विधानसभा क्षेत्र। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना ड्यूरेशन, लेकिन मिनिमम 7 दिन वो वहाँ रहेंगे। वहाँ के हर कांग्रेस के वर्कर से वो बात करेंगे, जिला की मीटिंग करेंगे, ब्लॉक में मीटिंग करेंगे, विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग करेंगे और कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में उनकी ओपिनियन आएगी। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 28वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। दीक्षांत समारोह में कुल 774 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। इनमें 584 छात्र और 190 छात्राएं शामिल रहीं। वहीं 24 मेधावी विद्यार्थियों को कुल 25 पदकों से सम्मानित किया गया। इनमें 11 पदक छात्रों और 13 पदक छात्राओं को मिले। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि हमें भारत को नशा मुक्त देश बनाना है। विश्वविद्यालयों को ये देखना होगा कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। जहाँ कोई कमी होती है मैं ज़रूर बताने का प्रयास करती हूँ। समारोह में कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि बेटियां अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों की भी तारीफ की और कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद गांव के अपनी मेहनत से सफलता हासिल कर रहे हैं। साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि भारत को नशा मुक्त देश बनाने के साथ विश्वविद्यालयों में स्वच्छता, पेयजल, भोजन और बेहतर सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां तक कि उन्होंने कृषि के भविष्य में आधुनिक तकनीक की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटल कृषि, सिंचाई प्रबंधन, फसल विविधीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसानों के लिए बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस दौरान प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया। प्राथमिक विद्यालयों के प्रेरणादायक पुस्तकें और आंगनवाड़ी केंद्रों को किट भी वितरित की गई। राज्यपाल ने ड्रोन दीदी का उदाहरण देते हुए कहा कि बेटियों में कृषि शिक्षा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में आगे आने की अपील भी की गई। हमें नशा मुक्त भारत बनाना है ना, आप लोगों को सबको पता है। तो मेरी ये फर्ज में आता है कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में जो लोग बसते हैं
पढ़ते हैं वहां क्या हो रहा है, क्या ये बुरी बात है? बताना है। और इसी वजह से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हॉस्टलों में, आसपास के भवनों में, लैब में सफाई, पानी, वाईफाई, लाइब्रेरी, ये सब देखना चाहिए। और ये मेरी तो भाई चीज देखना चाहिए वो। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकरे ने गवर्नर द साइलेंट सेवियर के निर्देशक चिन्मय डी मंडलेकर और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह को कानूनी नोटिस भेजकर फिल्म में वास्तविक इतिहास और काल्पनिक प्रस्तुति के बीच अंतर स्पष्ट करने तथा तथ्यात्मक स्रोत बताने की मांग की है। नोटिस में कहा गया है कि फिल्म में साल 1990-1991 के वास्तविक आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में पूरी कहानी कही गई है। इस क्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ऐतिहासिक पात्रों को उनके वास्तविक नामों से प्रस्तुत किया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक और उसके तत्कालीन गवर्नर की भूमिका को भी कथा का जरूरी हिस्सा बनाया है। लेकिन इसी क्रम में तत्कालीन गवर्नर एस वेंकटरमंडल को ए रमनन तथा डिप्टी गवर्नर सी रंगराजन को सीआर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहीं वास्तविक भारतीय रिजर्व बैंक का संक्षिप्त नाम आरबीआई बनाए रखते हुए संस्थान को राष्ट्रीय बैंक ऑफ इंडिया कहा गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक से मिलता जुलता प्रतीक भी प्रयोग किया गया है। साथ ही पत्रकार अदिति वर्मा तथा अन्य रिजर्व बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों जैसे पात्रों को कथा में शामिल किया गया है। अमिताभ ठाकरे ने कहा कि वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों पर आधारित प्रस्तुति में इस प्रकार वास्तविक एवं काल्पनिक तत्वों के चयन और बदलाव का स्पष्ट तथ्यात्मक आधार बताया जाना चाहिए। नोटिस में निर्माताओं से 15 दिनों में बिंदुवार उत्तर तथा संबंधित स्रोत उपलब्ध कराने को कहा गया है। पिछले दिनों आई गवर्नर फिल्म में जहां एक और 1990-91 के आर्थिक संकट को विस्तृत रूप में वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है और प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर और 2 वित्त मंत्रियों को यथावत प्रस्तुत किया गया है, वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के नाम के परिवर्तन के साथ रिजर्व बैंक को भी राष्ट्रीय बैंक के नाम से प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृष्टया एक वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म में इस प्रकार से नामों का परिवर्तन स्पष्टतया अनुचित दिखता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कासिमाबाद क्षेत्र के एक सफाई कर्मी का 3 महीने का वेतन रुके होने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री विष्णु प्रताप सिंह को जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनकी डीपीआरओ रमेश चंद उपाध्याय से तीखी नोकझोंक हो गई। आरोप ये है कि बीजेपी जिला महामंत्री ने डीपीआरओ से नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि सफाई कर्मी का वेतन नहीं मिला तो उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो लड़ने वाले लोग हैं, अभी महेंद्र पांडे और कलराज मिश्रा जैसे नेताओं के पास दौड़ने लगोगे। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि डीपीआरओ को ये भी कहा गया कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। वहीं पूरे मामले पर डीपीआरओ रमेश चंद उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी महामंत्री एक निलंबित सफाई कर्मी की पैरवी करने आए थे। उन्होंने बताया कि वो उनसे पहली बार मिले और बातचीत के दौरान उनकी भाषा शैली उचित नहीं थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत में हाथ के ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत के मामले उस वक्त गंभीर रूप से लिया गया जब मृतकों के परिजन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और आत्मदाह की कोशिश करने लगे। परिजन पेट्रोल की कैन लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे। आत्मदाह के प्रयास की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने परिजनों से पेट्रोल की कैन छीन ली, जिसके बाद मौके पर पुलिस और परिजनों के बीच जमकर छींटाकशी हुई। परिजन आरोपी डॉक्टर को जेल भेजने और धन्वंतरी अस्पताल को तत्काल सीज करने की मांग पर अड़े रहे। डीएम कार्यालय में आत्मदाह की कोशिश से मचा हड़कंप। महिला की मौत के मामलों में कार्रवाई न होने से नाराज परिजन आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। अनुराग अवस्थी द्वारा अपनी मां का हाथ टूटने पर इलाज के लिए
धन्वंतरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु में उनके द्वारा यह खेद प्रकट किया गया कि मेरी मां की मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही से हुई। इस संदर्भ में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली पर दिया गया, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के गुलाब वाटिका लोहा मार्केट में एक हार्डवेयर की दुकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई। यहां तक कि हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यहां तक कि हड़कंप मच गया इसको लेकर। मलबे में कई लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। घायलों को गंभीर चोटें आने के बाद उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं 2 अन्य लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल तैनात हुई। रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और फायर विभाग की टीम मौके पर तैनात हुई। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के हाटा गौरी बाजार मार्ग पर एसबीटी पब्लिक स्कूल की बस का आगे का बायां टायर फटने से बस अनियंत्रित हो गई, मतलब कि ई रिक्शा से टकरा गई और हादसा हो गया। हादसे में ई रिक्शा चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बस में सवार 9 शिक्षक शिक्षिकाओं और ई रिक्शा में सवार 4 लोगों की चोट लगी। यहां तक कि सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस जो है वो वहां तैनात हुई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस हादसे की जांच और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना गौरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत विष्णुपुरा हाटा रोड पर लगभग 8:20 पर एसबीटी पब्लिक स्कूल की बस, जिसका नंबर यूपी 52T7947 है, शिक्षक गणों को लेकर के स्कूल जा रही थी, जिसके आगे का बाईं तरफ का टायर अचानक फट जाने से अनियंत्रित होकर आगे जा रहे ई रिक्शा में टकरा गई, जिसके चलते ई रिक्शा चालक अकबर अली पुत्र मुकादिर अली को गंभीर चोट लगी, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। श्रावण मास के पावन अवसर पर कांवड़ यात्रा का भव्य दृश्य हापुड़ में देखने को मिला। सोमवार को नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बड़ोली गांव के लिए विशेष कांवड़ का भव्य स्वागत किया गया है। यहां तक कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर आई कांवड़ की एंट्री होते ही जोरदार आतिशबाजी भी देखने को मिली। साथ ही बंदोली गांव की लगभग 100 सदस्यों वाली कमेटी ने हरिद्वार से करीब 750 लीटर पवित्र गंगाजल लाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन के बीच कांवड़ हापुड़ पहुंची। यहां तक कि ग्रामीणों ने फूल मालाओं और जयकारे से कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। पूरे गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये गंगाजल बंदोली गांव के मंदिरों में चढ़ाया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर रखी गई है। साथ ही प्रशासन और स्थानीय समितियों के सहयोग से आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि गंगाजल का ये भंडार पूरे क्षेत्र में सौभाग्य का प्रतीक माना जा रहा है। सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति का रंग पूरे हापुड़ में देखने को मिल रहा है। इसी बीच धर्म और आस्था के साथ अनोखे अंदाज में तैयार की गई बुलडोजर कांवड़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां तक कि बुलडोजर की थीम पर तैयारी की गई इस भव्य कांवड़ को देखने के लिए सड़कों के किनारे लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बड़े से लेकर बुजुर्गों तक में इस अनोखी कांवड़ को देखने का खास उत्साह नजर आ रहा है। भव्य स्वरूप में तैयार की गई ये कांवड़ यात्रा यानी कांवड़ पवित्र ब्रजघाट से रवाना होकर हापुड़ के प्रसिद्ध सबली शिव मंदिर तक पहुंचेगी। यात्रा में शामिल शिव भक्तों पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गंगाजल लेकर भगवान भोलेनाथ के धाम की ओर बढ़ेंगे।
सबली शिव मंदिर पहुंचने के बाद पवित्र गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा और इसके साथ ही यात्रा का समापन होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।